जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे लेक्चर को आप जो है विद द फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर के स्टडी कर रहे होंगे और घर बैठे जो है इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कल जो मैंने 25 क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस किया था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट के जो है लगभग 95% से भी एबव परसेंटेज जो मैंने देखे हैं उन सभी के आंसर सही आ रहे थे और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर में जो है स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट हो रहे थे। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसका मतलब यह है कि प्रीवियस 7 लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा है। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उसी एनर्जी के साथ जो है हम अब पढ़ने वाले हैं पॉरीफेरा फाइलम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, पॉरीफेरा, राइट। कल हमने क्या किया था, कल हमने जो रेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोटोजोआ फाइलम जो बेसिकली हम पढ़ते हैं उसका जो फ्लैजिलेटा क्लास रह गया था उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। सभी एग्जाम्पल, सभी स्पीसीज के बारे में बताया था आपको। और आज का जो पर्टिकुलर क्लास है वो क्या है, हम पढ़ने वाले हैं पॉरीफेरा फाइलम के बारे में। लेकिन हमारा तरीका क्या है, हमने स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उसमें बेसिकली मैं आपको फर्स्ट ऑफ द टाइम बेसिकली क्या करवाता हूं, रिवाइज करवाता हूं वो जो 12 फाइलम जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बताया हुआ है। तो आज हम वापस से ओरली रिवाइज करते हैं। बेसिकली ये रिवीजन का जो तरीका है वो अगेन आप सभी के माइंड में जो है, आप सभी के ब्रेन में कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो हाई रहे, राइट। आप सभी का जो आत्मविश्वास का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा रहे, इसीलिए मैं इसको बार बार रिवाइज करता हूं। चलिए वापस से एक बार इन सभी 12 फाइलम को रिवाइज करते हैं। मेरे साथ आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपने आंसर्स जो है पिक करते जाएंगे इन सभी 12 फाइलम को इन ए सीक्वेंस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम क्या होता है, प्रोटोजोआ, जिसके बारे में हमने ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमें जानना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड फाइलम तो आज पढ़ ही रहे हैं, ये क्या है मैंने कहा आज पढ़ रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉरीफेरा फाइलम कि स्पंज जो होता है वो क्या होता है, राइट। पॉरीफेरा के बाद पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है। फोर्थ फाइलम जो सिलेंट्रेटा के बाद होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो टिनोफोरा होता है। और टिनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें फ्लैट वॉर्म आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज को बेसिकली राउंड वॉर्म कहते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज के बाद क्या पढ़ते हैं, एनेलिडा फाइलम के बारे में पढ़ते हैं, जिनके सदस्यों, जिनके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बॉडी पर कुछ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वलयनुमा संरचनाएं पाई जाती है। एनेलिडा के बाद हम किस फाइलम को स्टडी करते हैं, आर्थ्रोपोडा को। बेसिकली आर्थ्रोपोडा जो है एनिमल डाइवर्सिटी का सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कंसीडर किया जाता है, सबसे बड़ा संघ होता है। और इसका पर्टिकुलर कौन सा वर्ग जो होता है वो एनिमल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा वर्ग होता है। तो इंसेक्टा क्लास जो होता है, कीट वर्ग को हम जो है बेसिकली जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग जो है मान सकते हैं। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्थ्रोपोडा के बाद क्या पढ़ते हैं, मोलस्कन्स के बारे में, मतलब मोलस्का फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। मोलस्का क्या, जो बेसिकली जो भी जीव होते हैं उनके बॉडी जो है बहुत सॉफ्ट, मैंने कहा जो सॉफ्ट बॉडीड वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली कोमल शरीर को रखने वाले जो भी जीव आते हैं वो मोलस्का फाइलम में आते हैं। मोलस्का के बाद मैंने आपको बताया था इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हम पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के बाद जो लास्ट फाइलम होता है वो जनरली क्या होता है, वो होता है कॉर्डेटा। इन सभी 12 फाइलम को इन इवोल्यूशन सीक्वेंस, डेवलपमेंटल सीक्वेंस हम ऑन द फिंगर टिप्स कर चुके हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज अबाउट द पॉरीफेरा फाइलम। जनरली आपको पता है कि ऑल द स्पीसीज व्हिच बिलोंग टू द पॉरीफेरा फाइलम जनरली कॉमनली नोन एज स्पंज आल्सो। वे सभी जीव जो कि पॉरीफेरा संघ से संबंधित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें स्पंज भी कहा जाता है। इनके सभी कैरेक्टर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये पॉरीफेरा आखिर ये नाम रखा क्यों गया, राइट। ये जो पॉरीफेरा है बेसिकली इसका हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, तो मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो पॉरीफेरा होता है बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहां पर आपको एक टर्म दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैंने कहा ये बेसिकली बने होते हैं किससे, ये पोर्स से बने होते हैं। किससे, मैंने कहा ये पोर्स। पोर्स का मतलब क्या होता है, पोर्स का मतलब होता है छिद्रों से इनके शरीर का निर्माण होता है। इनका जो बॉडी होता है वो किससे बना होता है, पोर्स से बना होता है, छिद्रों से निर्मित होता है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
हैं। अगर इन पोर्स की बात करें तो मैंने कहा पोर्स को क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। मतलब वो सभी स्पीसीज जो जनरली पोर्स रखते हैं, उनके बॉडी पे छिद्रित जो कुछ संरचनाएं पाई जाती है, उनका जो शरीर होता है वो छिद्रित होता है, वो बेसिकली किस फाइलम में आते हैं, पॉरीफेरा में आते हैं, राइट। तो इसमें हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होता है, और पोर्स प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोर्स बियरिंग। क्या बोलेंगे, इसे कहा जाता है पोर्स बियरिंग एनिमल। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा वो सभी जीव या जंतु जिनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, राइट। इसको और क्या कह सकते हैं, आप जानते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को स्पंज कहा जाता है। मतलब पॉरीफेरा को क्या कहते हैं, इसको स्पंज भी कहा जाता है। चलिए, हमने ये तो बेसिक बात तो हमने जान ली है। अब हम सीधे ही आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ, कि बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो पॉरीफेरा में जो जनरल फीचर होता है, अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है, वो हम कौन सा स्टडी करते हैं स्टूडेंट, हम इसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, वेरी फर्स्ट कैरेक्टर मैं आपको बताने वाला हूं, बेसिकली वो कौन सा है, हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ लिविंग, मतलब आवास स्थान के बारे में। आवास स्थान के लिए टेक्निकल टर्म जो यूज करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, उसे हैबिटेट कहा जाता है। तो हम हैबिटेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, राइट। किसके बारे में, कि बेसिकली अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जो है, हैबिटेट क्या होता है, जहां पे कोई भी जीव जो है निवास करता है। आपको मैंने बहुत बार बता रखा है। तो हम ये बात करेंगे कि आखिर जो मेंबर्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं जो पॉरीफेरा फाइलम में कंसीडर किए जाते हैं, आखिर वो उनका आवास स्थान कौन सा होता है, वो बेसिकली कहां निवास करते हैं, हैबिटेट क्या होता है, प्लेस ऑफ लिविंग क्या होता है। तो मैंने कहा बेसिकली इसका प्लेस ऑफ लिविंग जो है वो कहां पाए जाते हैं, मैंने कहा ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन ये मेराइन वाटर का मीनिंग क्या है, बेसिकली इसको हम हिंदी में कह सकते हैं लवणीय जल। देखिए, मैं यहां पर ऑल द टर्म्स जो है इंग्लिश में लिखता हूं, लेकिन सभी टर्म्स को हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूं। तो बेसिकली क्या है कि हम बायोलॉजी को आप जानते हैं मोस्ट एडेप्टिव तरीके से इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, इसीलिए मैं मैक्सिमम वर्ड जो होता है यहां पे इंग्लिश में लिखता हूं। और बेसिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लेक्चर हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं सभी टर्म्स को हिंदी में भी उतना ही एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा कि इसके आवास स्थान की बात करते हैं तो बेसिकली ये मेराइन वाटर में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। और मेराइन वाटर का मतलब क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं सी वाटर, समुद्री जल, जो लवणीय जल होते हैं बेसिकली वो वहां पाए जाते हैं। लेकिन ये जो इस प्रकार के जो जीव हैं जो कि यहाँ पे कहां पाए जा रहे हैं, लवणीय जल में पाए जा रहे हैं, ये अधिकांशतया मोस्टली तो कहां पाए जाते हैं, मोस्टली पाए जाते हैं मेराइन वाटर में। लेकिन कुछ एक स्पीसीज ऐसे भी होते हैं, देयर आर सम स्पीसीज विच जनरली कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर। मैंने कहा कुछ एक जीव ऐसे भी होते हैं जो मेराइन वाटर में नहीं मिलते हैं, मैंने कहा समुद्री जल में नहीं मिलते हैं, वो कहां मिलते हैं, वो स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। तो मैंने कहा ये जो है कौन सा स्पीसीज है, यहां पर हम एक्सेप्शन ले सकते हैं सॉरी, यहां पर हम एक्सेप्शन ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने बात की, यहां पर एक्सेप्शन में कौन सा एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहां पर एक सदस्य होता है जिसे कहा जाता है स्टूडेंट, क्या, इसे कहा जाता है स्पॉन्जिला। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है स्पॉन्जिला। अब मैं आपको बता दूं कि अगर स्पॉन्जिला की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली इसका कॉमन नेम होता है फ्रेश वाटर। क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज होता है। मैंने कहा क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज होता है। कहने का मतलब ये है कि स्पॉन्जिला जो है उसको सामान्य नाम क्या देते हैं कि ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले क्या होते हैं, स्पंज होते हैं, जो बेसिकली अपवाद किसका होता है, पॉरीफेरन जो होते हैं उसके हैबिटेट का क्या होता है, अपवाद होता है। सिंगल, एकमात्र ऐसा स्पीसीज जो बेसिकली कहां पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्पॉन्जिला के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और बाकी सभी जो अधिकांशतया जो भी सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वो जनरली कहां पाए जाते हैं, ये मेराइन वाटर, समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको यहां पर हैबिटेट के बारे में बताया। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था, मैंने उसी पर्टिकुलर लाइव लेक्चर फर्स्ट जो था उसमें बताया था कि हम पर्टिकुलर किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जिसको हमें हर फाइलम में स्टडी करना है। मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन भी 1 बाय 1 बताया हुआ है। इन सभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को आज से इसी पॉरीफेरा फाइलम से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और उन सभी बातें जो हम ऑलरेडी इस बेसिक जूलॉजी के कंसेप्ट में समझ चुके हैं उसको 1 बाय 1 अप्लाई करके इसको डिटेल में हमें पढ़ना है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं हैबिटेट के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमें पढ़ना होता है ये कौन सा होता है। मैंने कहा ये होता है मॉर्फोलॉजी। क्या होता है, इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मतलब जो पॉरीफेरेंस होते हैं, मैंने यहाँ पे पॉरीफेरेंस बोला क्यों, क्योंकि वो सभी मेंबर जो जनरली पॉरीफेरा में आते हैं उन्हें हम पॉरीफेरेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो पॉरीफेरेंस जो होता है जनरली इसका मॉर्फोलॉजी क्या होता है ये समझाने से पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि ये मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, मतलब बाह्य लक्षण जो है इसके किस तरह के हमें दिखाई देते हैं, हम इसकी बात करते हैं। तो बाह्य लक्षण या फिर मॉर्फोलॉजी जो है बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा इनके बॉडी पे पोर्स का पाया जाना, यही तो है इसका मॉर्फोलॉजी। मैंने कहा इनके बॉडी पर क्या प्रेजेंट होता है, इनके बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि ये जो इनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होता है वो जनरली हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहां पे 2 टाइप्स के पोर प्रेजेंट होते हैं और ये छिद्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उन्हीं को हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने कहा फर्स्ट जो पोर होता है स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, इसको ऑस्टिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको ऑस्टिया कहते हैं। और सेकेंड जो पोर होता है इसे क्या कहते हैं, इसे ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ऑस्कुलम कहा जाता है। एक पोर तो बोला हमने, इसको कहा हमने क्या, ऑस्टिया बोला, और दूसरा पोर जो इसमें दूसरा छिद्र पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। यहां पे कोई स्पेसिफिक हिंदी टर्म नहीं है ऑस्टिया ऑस्कुलम के लिए, आपको इंग्लिश में ही याद करना है कि ऑस्टिया और ऑस्कुलम जो हैं 2 प्रकार के पोर्स होते हैं जो जनरली यहां पर इनके बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है, उपस्थित है। अब हम देखेंगे कि अगर हम ऑस्टिया की बात करते हैं तो ऑस्टिया जो होता है वो जनरली इनकी संख्या कितनी होती है। मैंने कहा इनकी संख्या होती है कितनी, 1। कितनी होती है, 1। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑस्टिया की तो मैंने कहा इसकी संख्या बेसिकली अगर 1 की बात करते हैं तो यहां पर 1 से, या फिर मैंने कहा ये मोर देन 1 होते हैं, सॉरी मैंने कहा ये क्या होते हैं, ये मोर देन 1 होते हैं। लेकिन अगर हम ऑस्कुलम की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, मैंने कहा इसकी 1 होती है लेकिन इसकी क्या होती है, मोर देन 1 होती है। मतलब बहुत सारे पोर्स जो हैं पाए जाते हैं ऑस्टिया के फॉर्म में, लेकिन एक सिंगल पोर जो है, एकमात्र छिद्र जो इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। अब देखिए मैं अब जो पॉइंट बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि ऑस्टिया जो है बेसिकली ये ऑस्टिया और ऑस्कुलम पाए क्यों जाते हैं, इसमें छिद्र क्यों पाए जाते हैं, तो मैंने कहा पॉरीफेरेंस के बॉडी में छिद्र या फिर पोर्स इसीलिए पाए जाते हैं ताकि इनके बॉडी से जो बेसिकली वाटर का कंडक्शन होना है या जल का संवहन होना है तो उसका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, पाथवे होना चाहिए, मार्ग होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर वाटर के परिवहन की बात करते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, कंडक्शन की बात करते हैं, तो ये इन्हीं पोर्ट से होता है। किस किस से, मैंने कहा ऑस्टिया जो कि क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं या फिर एक से ज्यादा हमने बोला, और ऑस्कुलम कितने होते हैं, 1 होते हैं। लेकिन यहां पे पॉइंट ये है कि ये जो ऑस्टिया है यहां से जो H2O होता है वो क्या करता है, अंदर प्रवेश होता है। मैंने कहा कि ऑस्टिया जो है एक ऐसा पोर होता है जहां से जो वाटर होता है वो अंदर प्रवेश करता है, जल जो है इनके बॉडी के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है, एंट्री करता है। लेकिन ऑस्कुलम एक ऐसा पोर होता है, बेसिकली ऐसा छिद्र होता है जिससे क्या देखने को मिलता है, मैंने कहा ऑस्कुलम से बेसिकली जो ये H2O होता है स्टूडेंट, ये क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। मैं एक बार और बता रहा हूं कि H2O इन कहां से होता है, पॉरीफेरेंस के बॉडी के इनसाइड। मैंने कहा पॉरीफेरेंस के बॉडी के अंदर H2O जो है जल का जो आगमन होता है या एंट्री कहां से करते हैं, प्रवेश कहां से करते हैं, ऑस्टिया से, जिनकी संख्या बहुत है, मैंने कहा एक से ज्यादा है। और जो ऑस्कुलम होते हैं वो केवल एकमात्र होता है जिससे वाटर क्या हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल, जल के जो अणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसको हम कैसे समझें कि इनके बॉडी पे किस तरह से पोर्स पाए जाते हैं, तो क्यों ना एक डायग्राम डिस्कस करें और उस डायग्राम में बहुत सारे कैरेक्टर्स आप जो है
समझ पाएंगे। तो ये जो डायग्राम है मैं आपको बताने वाला हूं, इट इज ए डायग्राम ऑफ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। ये जो है इमेजिनरी डायग्राम है, इसका एक्चुअल डायग्राम नहीं है। मैं बस आपको समझाने के पर्पज से कि आखिर इसमें पोर्स जो हैं उसका कैसे वर्क होता है, इनके बॉडी के इनसाइड जो प्लेस होता है, जगह होती है, वो खाली होती है, उस पर्टिकुलर जगह, उस खाली वैकेंट प्लेस को क्या कहते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक जो डायग्राम होता है, एक काल्पनिक चित्र जो होता है, मैं ये बनाने जा रहा हूं स्पंज का। तो मैंने कहा कि सपोज ये यहाँ पे देखिए, ये जो है बेसिकली मैंने कहा ये एक स्पंज बनाने जा रहा हूँ, राइट। ये देखिए मैंने कहा ये पर्टिकुलर मैंने क्या बनाया है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, और इससे हम इसके बहुत सारे जनरल कैरेक्टर्स को ऑन द फिंगर टिप्स जो हैं लर्न कर पाएंगे। और ये कैसे कर पाएंगे अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने कहा ये जो है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पंज है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो मैंने बनाया है बेसिकली, ये जो स्पंज है, ये पूरा स्पंज का क्या है, बॉडी है। और ये जो स्पंज है वो बेसिकली कहाँ से जुड़े होते हैं या कहाँ से अटैच होते हैं, बेसिकली इसका अटैचमेंट देखा जाता है। बेसिकली किससे? अर्थ के सरफेस से, पृथ्वी के सतह से चिपके होते हैं, अटैच होते हैं। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं सबस्ट्रेटम। क्या कहते हैं इसे? सबस्ट्रेटम कहते हैं। कि बेसिकली ये जो है आधार से क्या होते हैं, चिपके होते हैं, राइट। तो आधार से अगर चिपके होते हैं तो इसके लिए ही एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। यहां पे देखिए एक फीचर जो निकल के आया है, मैंने कहा कि स्पंज जो है बेसिकली बॉडी सरफेस या फिर मैंने कहा अर्थ के सरफेस से इसका जो बॉडी होता है वो चिपका होता है, अटैच होता है। मतलब ये केवल एक ही जगह रहना पसंद करते हैं, मतलब ये स्थानबद्ध होते हैं। और स्थानबद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सेसाइल। क्या कहते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कैसे होते हैं? स्पंज सेसाइल होते हैं। कहने का मतलब ये स्थानबद्ध होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पर अगर चिपके हैं तो वो वहीं रहना पसंद करेंगे। पर्टिकुलर एक प्लेस को ये अगर यहाँ पे पाए जाते हैं तो उससे वो चिपके हुए रहते हैं, अटैचमेंट शो करते हैं। और उसके इस नेचर को बेसिकली किससे परफॉर्म किया जाता है? मैंने कहा यहां पर एक टर्म मैंने यूज किया है, ये क्या है? ये है सेसाइल। तो स्पंज कैसे होते हैं? सेसाइल नेचर के होते हैं। बेसिकली ये सबस्ट्रेटम क्या होता है? आधार होता है, पृथ्वी की सतह होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये जो आपको कुछ एक वेकेंट स्पेस दिख रहा है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे कुछ एक गैप छोड़ रखा है, बेसिकली ये क्या होता है? मैंने कहा ये जो आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं जो बेसिकली बहुत ज्यादा है, मैंने कहा मोर देन 1 होते हैं, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्टिया के बारे में मैंने यहां बताया है कि ऑस्टिया से वाटर क्या होते हैं? इन होते हैं, राइट। क्या होते हैं? ऑस्टिया से वाटर इन होते हैं, इसकी बात करेंगे। लेकिन यहां जो बहुत सारे पोर्स है, इसे तो मैंने कह दिया ऑस्टिया, लेकिन ये जो पोर आपको दिखाई दे रहा है इसके अपर सरफेस पे, ये जो पोर आपको दिखाई दे रहा है वो जनरली ये कितने हैं? मैंने कहा एक सिंगल होते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ऑस्कुलम। क्या कहते हैं इसको? इसको ऑस्कुलम कहा जाता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ऑस्टिया और ऑस्कुलम में होगा क्या। मैंने कहा ये जो ऑस्टिया प्रेजेंट है इनके बॉडी में, बेसिकली यहीं से H2O क्या करेगा? इन होगा। और H2O जो है वो बेसिकली ऑस्टिया से, मैंने कहा ये जो इसके अंदर, ये स्पंज के बॉडी का इनर सरफेस है, मैंने कहा ये अंदर वाला भाग है। तो ऑस्टिया से वाटर जो है इसके इनर सरफेस मतलब इनसाइड द बॉडी, इसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। और यहां पर देखिए, यहां जो एक सिंगल मैंने पोर बनाया हुआ है, छिद्र बनाया हुआ है, बेसिकली इसे क्या कहते हैं? इसे ऑस्कुलम कहते हैं। और ऑस्कुलम जो होता है, यहां से वाटर क्या हो जाएगा? मैंने कहा यहां से वाटर क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम ये डिस्कस करते हैं कि स्पंज के बॉडी के अंदर जो यहां पे आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम क्या कहें? राइट, इस स्पेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पंजोसील। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है स्पंजोसील। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा बॉडी सरफेस के अंदर वाले पर्टिकुलर जो भी भाग है, इसका जो भी पार्ट है जो वेकेंट रहता है, खाली रहता है, जिसके अंदर ही ऑस्टिया से वाटर क्या करता है? एंट्री करता है, इसको क्या कहते हैं? स्पंजोसील या फिर स्पंज गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्पंज में जो भी खाली स्थान है उसके शरीर के अंदर, उसे क्या बोलेंगे? स्पंज गुहा बोलेंगे, स्पंजोसील बोलेंगे। और देखिए मैंने यहां पर बोला स्पंजोसील, लेकिन स्पंजोसील को एक टर्म और कह सकते हैं, एक टेक्निकल टर्म और होता है स्पंजोसील के लिए। वो क्या होता है? मैंने कहा इसे ही कहा जाता है
पैरागैस्ट्रिक कैविटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पंज गुहा तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर बेसिकली आपको ये बताऊं कि स्पंजोसील जो होते हैं, स्पंज गुहा जो होते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इसी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है, राइट। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी, स्पंजोसील एक ही होते हैं, जनरली ये दोनों ही क्या है? सिमिलर टर्म होते हैं। लेकिन यहां पर अब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि H2O जो है वो इनके शरीर पे बहुत अधिक अनेक छिद्र जो कि ऑस्टिया कहलाते हैं, बेसिकली उससे क्या करते हैं? वाटर इन करते हैं, मतलब बेसिकली जल का प्रवेश होता है। कहां होता है? स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी में। और ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पंजोसील जो होता है, इससे फिर विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम ये जो वाटर होता है वो क्या हो जाएगा? मैंने कहा वाटर बाहर निकल जाएगा, राइट। तो मैंने यहां पे जो भी कैरेक्टर्स आपको इंपॉर्टेंट होता है जानना, उन सभी के बारे में क्या किया है? मैंने डिस्कस किया है। लेकिन देखिए यहां पर इन सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद मैं अब आपको बताने वाला हूं क्या? मैं अब आपको बताने वाला हूं कि जो स्पंज होते हैं उसके बेसिकली बॉडी वॉल के इनर सरफेस पर, मैंने कहा देह भित्ति के आंतरिक भाग पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिका नुमा संरचना पाई जाती है। सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द इनसाइड द बॉडी वॉल ऑफ द स्पंज। बेसिकली उसे क्या कहते हैं हम ये देखने वाले हैं। देखिए मैंने कहा इसका बॉडी वॉल ये है, और इसके बॉडी वॉल में मैंने कहा कुछ इस तरह से, देखिए मैंने कहा कुछ इस तरह से जो है क्या प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा ये जो है बेसिकली आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ एक सेल्स जो इसके बॉडी वॉल के इनर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? इन सेल्स को कहा जाता है कॉलर सेल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा क्या कहते हैं इसे कॉलर सेल्स कहते हैं। और कॉलर सेल्स को ही क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं कोइनोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? इसी को कोइनोसाइट्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने बोला कि बेसिकली कोइनोसाइट्स जो हैं वो कहां प्रेजेंट है? बॉडी वॉल के इनर सरफेस पर। और ये स्टेटमेंट सीधा आपको बुक में देखने को मिलेगा कि जो स्पंज है इसका वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है, महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो होता है वो ये होता है कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें कॉलर सेल्स या फिर जिसे कोइनोसाइट भी कहते हैं वो क्या होते हैं? यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो कोइनोसाइट या कॉलर सेल्स का पाया जाना स्पंज का क्या है? एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है या महत्वपूर्ण गुणधर्म या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो क्या हो गया? कॉलर सेल्स का पाया जाना, राइट। तो मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम जो कि क्या है, मैंने ये बनाया क्या है? मैंने कहा ये बनाया है मैंने, ये फिगर किसका है? ये है हाइपोथेटिकल। ये क्या है? ये है हाइपोथेटिकल। बेसिकली हाइपोथेटिकल को क्या कहते हैं हिंदी में? मैंने कहा इसे कहा जाता है काल्पनिक। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ स्पंज। बेसिकली हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने इसे एक पर्टिकुलर डायग्राम से आपको बहुत सारी बातें आपको बता दी है। हम इन सभी चीजों को वन मोर टाइम जो है इन पर्टिकुलर 2 मिनट में क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले हैं। ध्यान से सुने आप सभी। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि पॉरीफेरा को बेसिकली ये नाम क्यों दिया गया? तो पॉरीफेरा मतलब पोर्स। मैंने कहा ये पॉरी वर्ड जो है पोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर मैंने कहा जो भी एनिमल्स इस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं उनके बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पोर्स बियरिंग एनिमल जो है वो बेसिकली पॉरीफेरा फाइलम में हम स्टडी करते हैं। जनरली हम बात करें कि इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है स्पंज, राइट। सो बेसिकली अगर बात करें हैबिटेट मतलब प्लेस ऑफ लिविंग, जहां पे वो निवास करते हैं, सो बेसिकली ये क्या होता है? ये अधिकांशतया मोस्टली तो कहां होते हैं? समुद्री जल में होते हैं। मैंने कहा मेराइन वाटर में होते हैं। लेकिन यहां पर एक एग्जांपल की, एक स्पीशीज की हमने बात की जो पॉरीफेरा फाइलम का ही सदस्य है, मेंबर है, लेकिन वो कहां होते हैं? मैंने कहा ये फ्रेश वाटर में होते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। आकारिकी जो होता है इनका बाह्य लक्षण कैसा होता है? इनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 प्रकार के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसा पोर्स जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है उसे ऑस्टिया कहते हैं। और ऑस्टिया जो होता है उससे बेसिकली वाटर क्या करता है? इन करता है। और ऑस्कुलम जो होता है बेसिकली ऐसा छिद्र होता है, एक सिंगल जो पोर प्रेजेंट होता है इनके बॉडी में, जहां से वाटर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो स्पंज है वो बेसिकली किससे चिपके होते हैं? तो बेसिकली ये जो अर्थ का सरफेस होता है, आधार होता है या फिर सबस्ट्रेटम होता है, बेसिकली उससे
उससे चिपके रहते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। सेसाइल टर्म मैंने यूज किया है कि पर्टिकुलर जिस जगह पे हैं वहीं रहना क्या करते हैं, वो पसंद करेंगे, वहीं से ही फूड को जो है बेसिकली क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे, बेसिकली जो भी प्रकार की क्रियाएं करेंगे वो एक ही जगह पर चिपक के करेंगे। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को समझाने के लिए, क्रिया को समझाने के लिए सेसाइल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, मैंने कहा कि यहां पर देखिए बहुत सारे पोर्स आपको दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा ये तो क्या है, ऑस्टिया। ऑस्टिया जो होता है बहुत सारे होते हैं, अनेकों छिद्र होते हैं, मेनी पोर्स होते हैं। और यहां पर H2O इन करता है, H2O इन करने के लिए ऑस्टिया, आउट करने के लिए ऑस्कुलम। और मैंने कहा इसके बॉडी के अंदर कुछ एक क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पंजोसील लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी स्पंज में पाए जाने वाला बॉडी कैविटी नहीं है, ये इसमें पाया जाने वाला गुहा नहीं है। तो इसे आप गुहा ना समझें। क्यों? क्योंकि गुहा के आधार पर, मतलब बॉडी कैविटी सिलोम के बेसिस पे तो स्पंज क्या होते हैं, ये तो एसिलोमेट होते हैं। इसमें तो क्या होता है, गुहा बेसिकली क्या होता है, सिलोम अब्सेंट होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं, अगुही होते हैं। तो ये स्पंजोसील पैरागैस्ट्रिक कैविटी खाली जगह है, इसको गुहा हमें नहीं समझना है। राइट, तो बेसिकली यहां पर कंफ्यूजन रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है। तो मैंने ये बता दिया आपको। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने बताया कि बेसिकली ऑस्टिया से स्पंजोसील में वाटर आएगा, स्पंजोसील से फिर वाटर बाहर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम। तो मैंने ये सारे कैरेक्टर को वन बाय वन बताया। और ये जो डायग्राम है इसका एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये इसका क्या है, हाइपोथेटिकल डायग्राम है। ठीक है, अब हम लीड करते हैं सीधे हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है बेसिकली हमें क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं जो मैंने स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से ही आपको बताया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार जो हमें पढ़ना होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पॉरीफेरा का ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको बेसिकली यहां पर प्रिसाइजली हम देखते हैं, उन सभी चीजों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। राइट, मैंने कहा अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है पॉरीफेरा का, और ये बता दूं आपको कि एनसीईआरटी की जो भी 6 to 7 लाइंस गिवन होती है वो जनरली क्या होती है, मैंने कहा उसमें से 4 to 5 लाइन तो आपको जनरली क्या दिखाई देगा, ये वर्गीकरण का आधार या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही दिया हुआ होता है उसमें। राइट, तो हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण का आधार। तो ये जो वर्गीकरण का आधार होता है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसको हमें 1 by 1 डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक क्या है, पॉरीफेरा का वर्गीकरण का आधार क्या होता है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। आप सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैंने कहा अगर पॉरीफेरा स्पंज की बात करते हैं तो इसमें शारीरिक संगठन का स्तर मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने क्या कहा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहा था LOO, क्या कहा था, LOO मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, शारीरिक संगठन का स्तर जो होता है पॉरीफेरा में वो किस प्रकार का होता है, मतलब इनमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जैविक प्रक्रम देखने को मिलता है वो पर्टिकुलर किस लेवल पर, किस स्तर पर होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बता भी रखा है इसमें इस प्रकार की क्रियाओं के लिए यहां पर क्या फॉर्म हो गए हैं, कोशिकाओं का निर्माण हो गया है, लेकिन यहां पे बेसिकली सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, टिश्यू या फिर बेसिकली टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, शारीरिक संगठन का स्तर जो होता है वो बेसिकली कोशिकीय स्तर पे होता है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेलुलर लेवल। मैंने लेक्चर फर्स्ट में भी इसके बारे में बताया था। राइट, तो ये क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में भी मैंने आपको बेसिक में आपको बता रखा है। उन सभी चीजों को इसमें पर्टिकुलर क्या करना है, हमें यूज करना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था बॉडी प्लान। राइट, क्या पढ़ा था, बॉडी प्लान के बारे में पढ़ा था। बेसिकली ये जो बॉडी प्लान होता है स्टूडेंट, ये बॉडी प्लान किससे बने होते हैं, हम ये देखते हैं इनका शरीर का जो आयोजन होता है वो कैसा होता है। तो इनके शरीर के आयोजन की बात करते हैं कि बॉडी प्लान बेसिकली
कैसा होता है। मैंने 3 टाइप्स के बॉडी प्लान के बारे में बताया था, शरीर के आयोजन के बारे में बताया था। बेसिकली क्या होता है वो, फर्स्ट होता है सेल एग्रीगेट, सेकेंड क्या होता है ब्लाइंड सेक मतलब अंडकोश प्रकार का शरीर का आयोजन, और एक होता है नलिका के अंदर नलिका मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का जो बेसिकली क्या होता है बॉडी प्लान होता है वो होता है। लेकिन बेसिकली यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां तो हम बात कर रहे हैं पॉरीफेरा फाइलम मतलब स्पंज की बात कर रहे हैं। अगर स्पंज की बात करते हैं तो यहां पे बॉडी प्लान किसकी हम पर्टिकुलर क्या देखेंगे, हमने कहा यहां पर जो बॉडी प्लान हमें देखने को मिलता है वो मिलता है क्या, आपके आंसर में उम्मीद करता हूं आपने दे दिया होगा, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। बेसिकली ये होता है सेल एग्रीगेट। क्या होता है ये, मैंने कहा सेल एग्रीगेट मतलब कोशिकीय पुंज प्रकार का क्या होता है सेल एग्रीगेट। इसमें क्या होता है सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान, जिसको मैंने यहां पर बीपी लिख दिया है। बॉडी प्लान क्या होता है यहां पे प्रेजेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, और ये मैंने लिखा है बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। तो आप सभी के आंसर आने चाहिए कि बॉडी कैविटी के आधार पर ये कैसे होते हैं। बॉडी कैविटी को जो है बेसिकली क्या कहते हैं, इसी को ही सीलोम कहते हैं। क्या गुहा या फिर देह गुहा इनमें पाया जाता है, मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या होता है ये अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको एसिलोमेट बोलते हैं। एसिलोमेट को क्या कह सकते हैं, इसे अगुह्य प्रकार के जीव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। जनरली ये क्या है, मैंने कहा हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, बॉडी प्लान पढ़ा, बॉडी कैविटी और सीलोम पढ़ा। अब हम देखते हैं किसके बारे में, बॉडी वॉल, राइट, कि बॉडी वॉल जो है बेसिकली बॉडी वॉल को ही क्या कहते हैं, इसी को ही जर्म लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ही जर्म लेयर कहा जाता है। मतलब जनन के स्तर या फिर देह स्तर की बात करते हैं, बेसिकली देह भित्ति की बात करते हैं, तो बताइए आप मुझे कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा। बेसिकली यहां पे बॉडी वॉल की बात करते हैं, जर्म लेयर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है आपको पता है, मैंने कहा इसमें केवल 2 प्रकार के जर्म लेयर पाए जाते हैं या जनन स्तर पाए जाते हैं। एक तो क्या होता है एक्टोडर्म होता है, और एक क्या होता है, एक होता है एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म बेसिकली क्या होते हैं, मैंने कहा इस आधार पर इस जीव को क्या कहते हैं, इस आधार पर इस जीव को कहते हैं बेसिकली क्या, इस आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 जर्म लेयर, फर्स्ट इज एक्टोडर्म एंड द सेकंड इज एंडोडर्म। सो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, द्विकोरिक प्रकार के जीव कहते हैं, जिसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। मैंने बताया था यहां पर कौन सा लेयर होता है, लेकिन एक पॉइंट और बताया था कि डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म तो नहीं होता, लेकिन मेसोडर्म की जगह कौन सी स्ट्रक्चर या कौन सी संरचना जो है यहां पर हमें देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था इसको कहते हैं मीजोग्लिया। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा मीजोग्लिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने कहा यहां पर द्विकोरिक प्रकार के डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं बेसिकली उसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में कुछ एक ए सेलुलर लेयर प्रेजेंट होता है, अकोशिकीय स्तर पाया जाता है, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया को ही मैंने बताया था आपको, इसी के लिए जो अनदर टर्म होता है, दूसरा जो टर्म होता है वो क्या होता है, इसी को ही कहते हैं मीजोहाइल। क्या कहते हैं, मीजोहाइल कहा जाता है। मीजोहाइल को ही मैंने आपको बताया था, इसी को कहते हैं मीजेनकाइम। क्या कहते हैं, मीजेनकाइम कहते हैं। तो बेसिकली आपको यहां से ये मालूम चल रहा होगा कि वो जो बेसिस हमने पढ़ा है, बेसिक जूलॉजी जो हमने स्टडी किया था, उसका कितना ज्यादा एडवांटेज हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो बॉडी वॉल जर्म वॉल के बेसिस पे एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है, मेसोडर्म अब्सेंट होता है, मीजोग्लिया उसकी जगह प्रेजेंट होता है। मीजोग्लिया क्या है, एक अकोशिकीय स्तर ए सेलुलर लेयर होता है। चलिए हम आगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। ये होता है सिमेट्री। क्या होता है ये, मैंने कहा ये होता है सिमेट्री। बेसिकली सिमेट्री को कहते हैं सममिति। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे पॉरीफेरा स्पंज की बात करते हैं तो इसमें सिमेट्री तो क्या देखा जाता है, अब्सेंट देखा जाता है। सिमेट्री अगर अनुपस्थित है, सममिति अगर नहीं पाए जाते हैं तो बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इसे असम्मित प्रकार के जंतु कहते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है क्या, एसिमेट्रिकल। क्या कहते हैं इसे, एसिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है। एसिमेट्रिकल एनिमल या असम्मित प्रकार के जंतु कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको अगर याद हो, यहां पे बेसिकली हमने कुछ एक एक्सेप्शन की बात की थी, कुछ एक यहां पे अपवाद हमें देखने को मिलते हैं।
वो एक्सेप्शन कौन से होते हैं? मैंने कहा अगर हम पॉरीफेरा के मेंबर की बात करें, एक तो क्या होता है, एक होता है ल्यूकोसोलेनिया। क्या होता है? ल्यूकोसोलेनिया होता है बेसिकली। अगर ल्यूकोसोलेनिया और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं साइकन की, किसकी करते हैं? साइकन। साइकन को ही क्या कहा जाता है? इसी को ही स्काइफा कहते हैं। तो यहां पर जो है एक्सेप्शनली बेसिकली अपवाद स्वरूप जो है दो पर्टिकुलर स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है। मैंने कहा सभी में तो क्या होता है, बाकी सभी सदस्य में, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स, उसमें जो है सिमेट्री क्या होता है? अब्सेंट होता है, तो उसे असम्मित एसिमेट्रिकल कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शनली ल्यूकोसोलेनिया और यहां पे साइकन और स्काइफा में क्या होता है? मैंने कहा यहां पर सिमेट्री क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यहां पर सममिति प्रेजेंट होता है, लेकिन किस प्रकार का? मैंने कहा रेडियल सिमेट्री। क्या होता है? रेडियल सिमेट्री जो है अपवाद स्वरूप यहां पर प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सिमेट्री के बाद बताइए कौन सा होता है? मैंने कहा ये होता है नोटोकॉर्ड। क्या होता है? मैंने कहा ये होता है पृष्ठरज्जु, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? नोटोकॉर्ड कहा जाता है। और नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ये किस प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है। नोटोकॉर्ड जो है मैंने कहा था कि 1 से लेकर के 11 फाइलम तक, मतलब प्रोटोजोआ से लेकर के कहां तक? हेमिकॉर्डेटा तक तो क्या होता है? नोटोकॉर्ड अनुपस्थित, अब्सेंट होता है, मतलब ये नॉन कॉर्डेट होते हैं। मैंने कहा यहां पर तो नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, तो क्या बोलेंगे इसे हम? इसे हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मैंने कहा इसे बोलेंगे नॉन कॉर्डेट कहा जाता है। बेसिकली इसे, इसमें जो है पृष्ठरज्जु नहीं पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? नॉन कॉर्डेट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट पर्टिकुलर हम बेसिकली ये डिस्कस करने जा रहे हैं वर्गीकरण का आधार, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, स्टडी किया है मैंने। बॉडी वॉल जर्म लेयर ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद सिमेट्री अब्सेंट होता है, असमिति, लेकिन अपवाद की भी बात की। किस किस की? हमने कहा यहाँ पे ल्यूकोसोलेनिया, साइकन या स्काइफा में क्या होता है? सिमेट्री प्रेजेंट होता है। किस प्रकार की सिमेट्री? मैंने कहा रेडियल सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो अब्सेंट होता है। ये कैसे होते हैं? नॉन कॉर्डेट होते हैं। सेगमेंटेशन के बेसिस पे हम बात करें तो यहाँ पे अब्सेंट होता है, इनका बॉडी जो है वो नॉन सेगमेंटेड होता है, अखंडित होता है। लेकिन अब तक जो भी हमने पढ़ा है ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, जो बेसिकली आप ऑलरेडी जानते होंगे इसके बारे में, राइट। अब हम एडवांस लेवल पे स्टडी स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इन सभी जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद मैं अब आपको बताने वाला हूं वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।